Hello everyone. In today's video, we will discuss CSET paper of 2023, and in that also we will cover reading comprehension. Okay, so without wasting time, just starting. So guys, as you all know कि prelims आने वाला है, तो आप वीडियो को complete as you have started. That means you have to do reading comprehension. I have mentioned 95% accuracy in the thumbnail also. Because I'm not saying 100% because there is a little chance that we do some mistakes in doing that. ठीक है, जो मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने मतलब कि प्रैक्टिस करी थी जब मैं, तो उसमें कुछ लाइक स्टार्टिंग में कुछ 5 क्वेश्चंस की मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ, बट नाउ आई एम मिनिमाइजिंग इट टू 2 और 3 क्वेश्चंस. ठीक है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट सेइंग कि 100% बिकॉज कहीं ना कहीं छोटे मोटे मिस्टेक हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं. बट द मेन पार्ट इज यू हैव टू डू एटलीस्ट 95% ऑफ योर क्वेश्चंस करेक्टली एंड एक्यूरेटली. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हम इसमें करेंगे कैसे, एक बार जस्ट जो क्वेश्चन में पूछा लाइक एजम्पशन है, इम्प्लीकेशन है, ठीक है, क्रक्स ऑफ द पैसेज है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें वो क्वेश्चन को रीड करेंगे एंड देन वी विल रीड द पैसेज एंड देन सॉल्व आवर क्वेश्चन. बिकॉज इफ यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं एंड देन उसके बाद पैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर वापस हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है. इस तरह से मतलब कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है. बस हमें एटलीस्ट ये होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, ये आइडिया हो जाएगा. तो हम, क्योंकि पैसेज इतना बड़ा नहीं है कि हमें डिटेल्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि हमें दोबारा उसको रीड करना पड़े. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement best reflect the most rational, practical, and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different shareholders? ठीक है, तो हमारे को इस वाले क्वेश्चन को इसमें पूछा कि उसका क्या एक्शन रिक्वायर्ड है उस चीज़ के लिए. ठीक है, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आप अपना थोड़ा सा विदाउट रीडिंग पैसेज भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो. ठीक है, बट जहाँ पे इम्प्लीकेशन की बात कर रहे हैं, एजम्पशन की बात करते हैं, ठीक है, मैसेज क्या दे रहा है पैसेज, वहाँ पे आपको रीड करना पड़ता है. ठीक है, जो ओवरऑल उसका मैसेज होता है, क्रक्स जो होता है पैसेज का, वो आप उसको एक बार रीड करते हो ना, गो थ्रू होते हो, तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है. ओके, एक ही क्वेश्चन है इसमें, हम एक बार देख लेते हैं. देखो, इस वाले क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करके देखते हैं. यहाँ पे देखो उस क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो जहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीमनेस की बात की हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज एक्विफायर्स क्रिएटेड. तो यहाँ पे इसमें एक एक्सट्रीमनेस की बात हो रही है, जो हम प्रैक्टिकली सॉल्वेबल या प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो नहीं है उस चीज़ की बात करें, तो उस स्टेटमेंट को आप डायरेक्टली इनकरेक्ट मार्क कर सकते हो. ठीक है, और अब बाकी जो ऑप्शंस होते हैं उसको चेकआउट करने के लिए आपको एक बार पैसेज को रीड आउट करना ही पड़ेगा. ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं. वी ऑफन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स. ठीक है, ऑफ द 20 मेजर सिस्टम 14 आर ऑलरेडी वाटर स्टार. 75% पॉपुलेशन लिव इन वाटर स्टार रीजन, a third of whom live in water scarce areas. Climate change, the demand of rising population, need for agriculture to keep pace, and increased rate of urbanization, industrialization will exacerbate water stress. ये सब water stress को increase करेंगे. ठीक है, अब तक मतलब कि वाटर की डेफिसिट और वाटर की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात चल रही है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट दैट ऑफ द यूनियन एक्सेप्ट फॉर रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स. Key to ensuring balance between competing demands of various shareholders in a basin-based approach to allocate water among constituent regions and state. Allocating fair share of water to them requires assessment based on objective criteria such as specificities of the river basin, size of dependent population, exciting water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc., while ensuring the environmental needs of the water of the river and requires. तो ओवरऑल यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम बता रहे हैं. ठीक है, और लास्ट में आके हमें क्या बोल रहे हैं कि एलोकेटिंग फेयर शेयर ऑफ वाटर रिक्वायर्स व्हाट, रिक्वायर्स, ठीक है, उसको एलोकेट फेयरली, उसको एलोकेट करने के लिए वाटर को हमें क्या चाहिए, असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जैसे कि स्पेसिफिसिटीज ऑफ द रिवर बेसिन, साइज ऑफ पॉपुलेशन जो उस पर डिपेंड है, एग्जिस्टिंग वाटर यूज एंड डिमांड, एफिशिएंसी ऑफ यूज, प्रोजेक्टेड फ्यूचर यूज. ये सब चीज़ें हमें करनी है. मतलब कि ऊपर प्रॉब्लम थी, लास्ट में आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो चीज़ बता दिया यहाँ पे. और यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो उसका रेशनल, मोस्ट रेशनल, प्रैक्टिकल एंड इमीडिएट. देखो यहाँ पे भी क्या बात करें, प्रैक्टिकल हो जो, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि ओल्ड रिवर, तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ से इनकरेक्ट बात. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड.
आपको ये चीज़ चेकआउट करनी है। आपको जो सॉल्यूशंस हमने मतलब कि जीएस में पढ़े हैं, अगर वो इसमें मोस्टली डले मिलते हैं हमारे को, ठीक है, वो क्योंकि उससे कनेक्टेड होता है। अगर आप इस चीज़ से हट गए ना कि पैसेज में क्या गिवन था हमारे को, आपको सिर्फ एक चीज़ माइंड में रखनी है, क्योंकि डिटेल जो होता है ना, डिटेल में जैसे जस्ट लाइक अगर पैसेज में बात कर रहा है फ्रूट्स की, ठीक है, और ऑप्शंस में मिल गया मैंगो या एप्पल कुछ गिवन है, स्पेसिफाइड कर दिया, वो चीज़ ऐसे ऑप्शंस बनाए जाते हैं, ठीक है, और वो उससे रिलेटेबल लगते हैं तो हमें लगता है कि वो सही है। बट जो ऑप्शन ऐसे स्पेसिफिक होता है ना, वो इनकरेक्ट मिलता है हमारे को। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैसेज जो गिवन है ना, उस चीज़ को माइंड में रख के तब ऑप्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे को एक स्पेसिफिक जो ऑप्शन है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वो चीज़ गिवन है, और ये हमारे को पैसेज में कहीं पे भी इसके बारे में बात नहीं की गई। ये चीज़ ध्यान रखो कि पैसेज में उस चीज़ के बारे में बात की गई है या नहीं की गई। तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया हमारा। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ द सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, ये बोल रहे कि उसकी डिमांड को ही कम कर दिया जाए। अब जितनी ज़रूरत है उन चीज़ों की, पानी की ज़रूरत है जिस चीज़ में, उसको तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। और सेकेंडली जो पैसेज में हमारे को गिवन है वो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड, दिस इज़ यहाँ पे भी गिवन है हमारे को पैसेज में ही, ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ठीक है, हम सभी पैसेज को ऐसे ही कवर करेंगे। आपको सिर्फ माइंड में ये कुछ चीज़ें ही ध्यान में रखनी होती है कि पैसेज किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शंस में वो बिल्कुल स्पेसिफिक करके उस चीज़ को दे रहा है और ज़्यादा, ठीक है, डिटेल में जाके दे रहा है, जहाँ पे वैसे मोस्टली ये होता है कि जो डाटा वगैरह होता है, ठीक है, स्पेसिफाई करके जब उसको और ज़्यादा स्पेसिफिक बना के ऑप्शंस बनाए जाते हैं, वो मोस्टली गलत होते हैं। और दो चीज़ें ध्यान रखो, एक तो पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और जब ऑप्शंस पढ़ो तो ये ध्यान रखो कि वो चीज़ पैसेज में थी कि नहीं थी। वो उससे रिलेटेड तो है, बट क्या वो पैसेज में उसके बारे में बात की थी या नहीं की थी, बस इन्हीं से हमारे सॉल्व हो जाते हैं मोस्टली। ओके, अब यहाँ पे हमारे को बताना है कि statement best reflect what is implied by the message. Okay, now see, more than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of, देखो गाइज मैं थोड़ा फास्ट रीड कर रही हूँ, आप एक बार इसको पॉज करके पैसेज को रीड कर लो, क्योंकि अगर आप खुद एक बार पहले चेक कर लोगे ना कि आप उस चीज़ में क्या मार्क कर रहे हो ऑप्शन, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस एंड टू इम्प्रूव योर एक्यूरेसी इन दिस। ओके, तो चलते हैं फिर से रीड करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव दैन दे कुड बी एज अ रिजल्ट। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड, कोस्टिंग 170 million वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली। बट वट इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished Indian children perform 2 or 3 times worse than their educatedly nourished peers. For an economy that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge, and it is one that really should be addressed given India's demographic outlook. अब यहाँ पे जो बात कर रही है वो चीज़ है माल नरिशमेंट की, ठीक है, जो मेन जो चीज़ बता रहे थे कि भाई उसकी वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस, सॉरी आई मीन वर्क की जो एफिशिएंसी है उस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, जो आगे आने वाली प्रोडक्टिव फ्यूचर में जो पोटेंशियल उस चीज़ पे भी उसका फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें इसमें बात की गई हैं। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, एजुकेशन सिस्टम शुड बी स्ट्रेंथेंड। तो क्या एजुकेशन की इसमें कहीं पे भी बात की गई थी? नहीं थी, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ द नीड, यहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ये भी गलत है। For economic development, health and nutrition of only skilled workers need special attention. अब यहाँ पे एक तो only यूज़ कर लिया कि सिर्फ इन्हीं को ही ज़रूरत है क्या। और सेकेंडली यहाँ पे बोल रहा है ओके फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ, या यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन की सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स को ही नीड है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, एंड दैट इज सेड इन द पैराग्राफ ऑल्सो कि भाई न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी जो इंडिया का डेमोग्राफिक आउटलुक है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए भी इस चीज़ की ज़रूरत है। तो यही हमारे को पैसेज में गिवन था, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन। ठीक है, ये वाले इजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप सिर्फ पैसेज का जो क्रक्स है उसको समझ गए तो आपके सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। ओके, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। ओके, थर्ड क्वेश्चन, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल मैसेज। मैसेज क्या बताया जा रहा है पैसेज में?
Okay. In India, majority of farmers are marginal and small, less educated, and possess low adaptive capabilities to climate change, perhaps because of credit and other constraints. So one can't expect autonomous adaptation to climate change. Even if it was possible, it would not be sufficient to offset losses from climate change. To deal with this, adaptation to climate change is paramount, alongside a fast mitigation response. Another solution is to have a planned or policy driven adaptation, which would require the government to come up with policy recommendations. Perception is a necessary prerequisite for adaptation. Whether farmers are adapting agriculture practices to climate change depends on whether they perceive it or not. However, this is not always enough for adaptation. It is important how a farmer perceives the risk associated with climate change. क्लाइमेट चेंज का जो मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट है उसको मिटिगेट कैसे किया जाए, उससे अडेप्ट कैसे किया, जो फार्मर्स हैं वो उसको अडेप्ट कैसे करें, और जो फार्मर्स हैं उसको अडेप्ट करने के लिए उनको उस चीज़ के बारे में पता भी होना चाहिए, और उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, तभी वो उस चीज़ को अडेप्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। इट मीन्स फार्मर के अराउंड घूम रहा है और क्लाइमेट चेंज के अराउंड कि देखो यहाँ पे दो बातें, एक तो ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में बात कर चल रही है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो फार्मर्स को अडेप्ट कराना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो फार्मर्स को उस चीज़ से अडेप्ट करना है, तो ये चीज़ मेन यहाँ पे बोली जा रही है। ओके, adaptation to climate change and mitigation responses are basically the responsibilities of the government. यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ नहीं थी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई, वैसे तो कोई बात ही नहीं की रही है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वन मोर थिंग आप लोग ध्यान रख सकते हो कि जब ऑप्शन में कहीं पे भी ये होता है ना कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ऑप्शन बनाया गया, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे जो मैंने भी नोटिस किया है वो ऑप्शन जनरली गलत ही मिला है मेरे को। तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस करो इस चीज़ को नोटिस करना। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, क्लाइमेट चेंज कॉजेज अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न इन द कंट्री। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऊपर एक लाइन थी आई थिंक, जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे मतलब कि चेंजेस के बारे में बात की गई थी कि क्लाइमेट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस लाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज की फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे ऊपर कोई बात नहीं की गई, ठीक है। अब इस एक वाले ऑप्शन को एक बार दोबारा मैं आती हूँ वापस, एक बार अगले चेक करते हैं आगे का। रिस्क परसेप्शंस ऑफ फार्मर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मोटिवेटिंग दैम फॉर टेकिंग अडेप्टेशन डिसीजंस। कि जो फार्मर्स हैं उसको रिस्क का पता होना चाहिए, वही उस चीज़ को मोटिवेट करेगा उनको कि वो अडेप्ट करें, उस वैसे डिसीजंस लें, ठीक है। आगे बोल रहा है सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे तो देखो यही बात कर दी कि पॉसिबल ही नहीं है, गवर्नमेंट शुड कम अप विद पॉलिसीज फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। ये इस चीज़ का क्रक्स भी है। वैसे जो मैसेज गिवन होता है ना वो कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज गिवन होता है, ये मैसेज नहीं है जैसे कि फर्स्ट वाले में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड डी वाला ऑप्शन है उसमें भी कोई मैसेज की बात, ऐसी बात नहीं कि जी कोई फ्यूचरिस्टिक या पॉजिटिव मैसेज गिवन हो इसमें, ठीक है। अब जब मैं इस वाले क्वेश्चन को कर रही थी तो मेरा फोकस सारा का सारा क्लाइमेट चेंज पे गया, फार्मर्स पे फोकस नहीं था, तो मैंने प्रैक्टिस करते वक्त इस क्वेश्चन को गलत मार्क किया एंड मैंने बी वाला मार्क किया इस पर, ठीक है। एंड ओके, तो ये वाली चीज़ है कि आप जब उसको पैसेज को पढ़ रहे हो तो आपका फोकस किस चीज़ पे जा रहा है। यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में भी फार्मर्स की बात की गई, एट द एंड ऑफ द पैसेज ऑल्सो इट इज सेइंग कि फार्मर्स को जो है रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क एसोसिएटेड, उससे एसोसिएट होना चाहिए, तभी वो चेंजेस को अडेप्ट कर पाएंगे, उससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले पाएंगे, यही चीज़ बोल रहे हैं लास्ट में भी, ठीक है। एंड मैंने इसमें जो बीच में था वो क्लाइमेट चेंज से रिलेट करके उस चीज़ को बनाया गया, तो मेरा फोकस इसी पे गया एंड मैंने इसमें बी मार्क किया था प्रैक्टिस करते वक्त। सो मैं गलतियां आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप भी अपनी गलतियां जो आप कर रहे हो उस चीज़ को आप पहचान सको, ठीक है, तभी आप उस चीज़ को अभी अपनी प्रैक्टिस में इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा फार्मर को रिस्क, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिस्क है एंड देन अडेप्टेशन, इस चीज़ से रिलेट करके किया गया है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन हेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड यस, अगर आप लोग, मैं एक और बात क्लियर करती हूँ कि जो ये होता है कि भाई हम टेस्ट सीरीज लगाएं, देखो सी सेट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस तो आप कितनी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, बट अभी जैसे कि टाइम हमारा आ गया है, जितना ज़्यादा वो भी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। ओके, तो क्योंकि जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं और हमें उसी को जाके वहाँ पे लगाने हैं, तो वो बेस्ट वे रहता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को देख सको, उससे रिलेट करके आप करो, ठीक है। तो मैंने कहीं और से ना टेस्ट सीरीज वगैरह से कोई कॉम्प्रिहेंशन की वगैरह की कोई प्रैक्टिस करी, इसी से करी थी एंड इम्प्रूव भी काफ़ी हुई है, ठीक है। जो लास्ट टाइम दिया
उसमें काफ़ी कॉम्प्रिहेंशंस करेक्ट रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो प्रैक्टिस मैंने करी जब लास्ट 10 ईयर्स की दोबारा से, मतलब कि लास्ट ईयर जब दे रही थी एग्जाम, उससे पहले भी जब दोबारा करा, अब देखो इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने बार बार किया है। अभी भी लास्ट टाइम मेरे मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस गलत हो जाते थे पैसेज से। ठीक है, उस चीज़ को मैंने फिर मैक्सिमम उतने ही लेके चली थी ना। अब दोबारा प्रैक्टिस करी मैंने, ठीक है, तो अभी मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसी में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें हमने क्वेश्चंस को याद कर लिया कि ऐसे इस वाले क्वेश्चन में ये आंसर था, आप उसी को दोबारा लगाओ, आपको वहीं से पता लग जाएगा। मैक्सिमम जो था मेरे को एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, आप लोगों को भी ये चेक करना होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन में, किस तरह के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, जब इन चीज़ों को थोड़ा नोटिस करना स्टार्ट करोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे। ओके, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नए नए क्वेश्चन ही बार बार प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं को आप दोबारा करोगे ना, ज़रूरी नहीं कि, और ज़रूरी भी क्या है, अगर आपको क्वेश्चन याद, वैसे तो याद रहेगा नहीं आंसर, बट फिर भी अगर याद है तो भी उनको वापस लगाओ। ठीक है, उसी से ही आपको अच्छा, मतलब कि आपको पता लगता रहेगा कि ये सब मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये हो रहे हैं मेरे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Here is the question, that is 11th. Which of the following statement best reflect the crucial message conveyed by the author? Message की बात कर रहे हैं अभी। The emissions human put into the atmosphere now will affect the climate in the middle of the century and onwards. Technological change, meanwhile, could make a future transition away from fossil fuels cheap, or it might not, leaving the world with a terrible choice between sharply reducing emission at huge cost or suffering through the effects of unabated warming. Businesses that don't hedge against the threat to uncertain outcomes fail. The world can't afford such recklessness on climate change. ओके, तो इसमें क्रक्स क्या बता रहे हैं? बिजनेसेस दैट कॉज एमिशन में नीड टू क्लोज डाउन। देखो ये एक बात हुई जो पैसेज में, मतलब कि पूरा पैसेज किस बारे में था कि 2 चॉइसेस हैं, या तो आप हाईली कॉस्ट पे उसको रिड्यूस करो, ठीक है, और अदरवाइज आपको फिर ग्लोबल वार्मिंग, इस चीज़ से आपको ये इफेक्ट्स को आपको सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बात की गई वो इस बारे में था, जो बिजनेसेस के बारे में था वो उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कुछ मतलब कि जो फैक्ट्स डाले जाते हैं कुछ, और उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डाली जाती है उसमें आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो मेन है ना, जो समझने की ज़रूरत है वो पैसेज में, यही है वो। तो सो यहाँ पे ये वाले सिर्फ एक चीज़ पे फोकस हो गया, दैट इज़ कि बिजनेस जो एमिशन से रिलेटेड, मतलब कि जो एमिशन कर रहे हैं उसको क्लोज डाउन होना होगा, ठीक है, और पे फॉर द पोल्यूशन, और अदरवाइज उसको पोल्यूशन के लिए पे करना पड़ेगा। अगले वाले ऑप्शन में देखो, द ओनली सोल्यूशन इज टेक्नोलॉजिकल, जहाँ पे उसको लिमिट कर देते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, कोई चीज़ स्पेसिफिकली बोला जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई एक्सट्रीमनेस को शो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है इस प्रॉब्लम का, तो या फिर ओनली सोल्यूशन सिर्फ यही है, तो ऐसी स्टेटमेंट भी गलत होती हैं। ये वाली भी गलत है। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रेटजी। ठीक है, सही बात है, इसमें पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि भाई अगर इस चीज़ का वेट करते रहेंगे तो ये एक वाइज स्ट्रेटजी नहीं है। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अनसर्टेन, ठीक है, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रीन्यूएबल एनर्जी। अब ये चीज़ आपको इससे कनेक्टेड लग रही है, ठीक है, एक एज अ सॉल्यूशन लग रही है, बट कहीं पे भी पैसेज में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में कोई बात नहीं थी। ये बेशक ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है, बट बिकॉज पैसेज में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट बनेगी। इस चीज़ को ही ध्यान रखना है। ये मेन जो चीज़ है वो यही है कि मेन फोकस पैसेज में किस चीज़ पे है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं, क्या पैसेज में उससे रिलेटेड कोई बात की गई थी या नहीं की गई थी। ठीक है, इसी से आपके मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो है इनकरेक्ट मार्क हो जाते हैं। ठीक है, हम ये चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ सही है, ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने जीएस में पढ़े हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन में डाला गया, बट पैसेज में इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब मैसेज क्या था, वो यही था कि भाई जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने का हम वेट करते नहीं, वो चीज़ एक स्ट्रैटेजी सही नहीं है। ठीक है, तो ये ही मैसेज था, और मैसेज ऐसा ही होता है जो फ्यूचरिस्टिक होता है, कुछ कन्वे कर रहा होता है, कोई मैसेज कन्वे कर रहा है। ये सब चीज़ें लिमिटेड है, एक चीज़ के बारे में बात कर, ये सिर्फ बिजनेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि सॉल्यूशन सिर्फ यही है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड कर दिया सोर्सेज को। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए हमारे अंदर, राइट वन इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th, that is saying which one of the following statement best implies the most rational assumption। यहाँ पे assumption पूछा हमसे, ठीक है, let's see what is saying।
Environmental problems cause health problem. Substantial changes in lifestyle can reduce environmental or health problems, but this idea appears almost impossible to adopt. मतलब कि लाइफस्टाइल के बारे में उसको चेंज करना. विद एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल एफर्ट्स कैन बी परसीव्ड एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयरफॉर लेड टू इनर्शिया. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death, literally. And yet, bearing a few, there seems to be the same collective lethargy towards making their choices. मतलब कि हमें पता है, जैसे कि हमें पता होता है कि हमें रनिंग करने के लिए जाना चाहिए, ठीक है, अच्छी आदतें, जो फूड है वो हेल्दी फूड खाना चाहिए, बट फिर भी हम अपनी लाइफस्टाइल में उसको अडॉप्ट नहीं कर पाते. ठीक है, तो ये चीज़ है कि लाइफस्टाइल से इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन मिल सकता है. अब आगे देखते हैं assumption यहाँ से हम क्या कर सकते हैं. वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन. assumption इज द थिंग दैट इज, मतलब कि इस पूरे पैसेज को जो हमने पढ़ा उससे हम क्या एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, एक बार सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर हम उसमें राइट आंसर देखते हैं. इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व. तो फिर से ये आ गया, अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पे गवर्नमेंट की ड्यूटी, गवर्नमेंट की जॉब, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब के बारे में बात होती है, वो ऑप्शन गलत मिलता है. ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा मतलब कि जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर डाल दिया गया. ठीक है, इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. ये ऑप्शन आप डायरेक्टली इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, और इससे ये वाला मैसेज थोड़ी निकाल के लाएंगे हम, ये एज्यूम थोड़ी करेंगे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो अनअटेंडेड. इट इज़ अ मतलब कि एक नेगेटिव स्टेटमेंट है यहाँ पे कि आप एनवायरमेंटल की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको नेग्लेक्ट करते रहो फिर भी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ये भी गलत स्टेटमेंट बनाई गई यहाँ पे. Now, loss of traditional lifestyle and the influence of Western values led to some unhealthy ways. वेस्टर्न वैल्यूज़ की और ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, इस चीज़ के बारे में तो कोई बात ही नहीं थी पैसेज में, और ना इससे कोई लेना देना, कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं था इससे रिलेटेड. राइट, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है. ठीक है, इस तरह से आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करो. अगर सबसे पहले आपको डायरेक्टली आंसर नहीं पता लग रहा है ना, तो भी आप इस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड नाउ यहाँ पे देखो, अब पूरे पैसेज में जो बात की वो यहाँ पे बोल रहा है, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर दैन प्रिवेंशन. इट मीन्स हम अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ते हैं, देन हम फिर वही उस चीज़ को क्योर करने के लिए फिर अपनी मनी को स्पेंड करते हैं. यहाँ पे ये चीज़ बोला गया, और यही हमारी लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी, और यही था यहाँ पे कि जो हमारी चॉइसेस हैं उसके बारे में बात की गई थी. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, और जो एजम्पशन के क्वेश्चन आएंगे ना उस चीज़ से आगे और क्लियर होता जाएगा ये. ओके, बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द मैसेज. लेट्स सी. Many people are not eating the right food. For some, it is simply a decision to stick with food they enjoy, but which is not too healthy. This is leading to an increase in non-communicable diseases. This, in turn, leads to major burden on our healthcare system, but have the potential to derail the economic progress, which is essential for the poor to improve their lives. इकोनॉमी पे भी इफेक्ट है. और फॉर अदर्स इट इज़ अबाउट लिमिटेड एक्सेस टू न्यूट्रिश फूड और अ लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी. कुछ उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लीडिंग टू मोनोटोनस डाइट दैट डोंट प्रोवाइड द डेली न्यूट्रिएंट्स फॉर देम टू डेवलप फुली. Part of the reason nutrition is under threat worldwide is that our food system are not properly responding to nutritional needs. Somewhere along that long road from farm to fork, there are serious deterrents taking place. तो ओवरऑल यहाँ पे न्यूट्रिशन की बात की गई है. ठीक है, कि हमारा फूड जो है वो न्यूट्रिशन मतलब कि न्यूट्रिशन लेस होता जा रहा है. ठीक है, कोई खुद चॉइस करता है, किसी के पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि फार्म से हमारी फॉक तक पहुँचने में काफ़ी सारी चीज़ें उसमें चेंजेस हो चुके होते हैं. Okay, let's see now what are the options given. The scheme of universal basic income should be implemented. अब देखो यहाँ पे इनकम के बारे में क्या बात थी भाई पैसेज में. ठीक है, कोई भी नहीं था, तो ये उससे रिलेट करके किया गया. ये पुअर्टी मतलब कि कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उससे रिलेट करके ये बना दिया. बहुत मतलब कि पैसेज का एक मीनिंग मतलब कि बहुत छोटा सा पार्ट जो था उससे लेके ये स्टेटमेंट बना दी गई. ठीक है, बट ये उसका क्रक्स जो ओवरऑल बात की गई थी वो तो नहीं है ये, तो ये गलत हो गया. वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आवर पॉलिसी डिबेट. इसको एक बार यहाँ पे छोड़ते हैं, अगले पे देखते हैं. न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव बाय क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड. अब देखो यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ना वही ऐड कर दिया यहाँ पे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करो. पैसेज में कहीं पे भी था ये चीज नहीं थी ना, तो इनकरेक्ट मार्क करो इसे.
यही चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको जो अपने ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करते चलना है। यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई, यहाँ पे देखो फोर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, ठीक है, अपने टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है। क्या कहीं पे भी था ये पैसेज में? रिलेशन ही नहीं है कुछ, तो यहाँ मतलब कि रिलेशन तो है बट पैसेज में इस चीज़ की कोई बात नहीं। सॉल्यूशंस दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बट वो चीज़ यहाँ पे तो प्रॉब्लम की बात की गई थी, और उससे रिलेटेड जो क्रक्स निकलता है वो क्या है कि हमारे को अपना फूड जो है वो न्यूट्रिशन बेस्ड होना चाहिए, और अपनी जो पॉलिसीज हैं वो भी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट वन हियर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ओके, दैट इज 21st question. What it is saying, which one of the following statement best reflect the most logical rational implication conveyed by the message? Okay, let's see the passage. To tackle the problem of pollution in cities, policymakers think that drastic actions like temporary use of odd even number scheme for vehicles, closing schools, factories, construction activities, and banning the use of certain type of vehicles are a way forward. पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो स्टेप्स लिए गए। इवन देन द एयर इज नॉट क्लीन, व्हीकल्स मोर देन 15 years old comprise 1% of the total, and taking them off the road will not make any difference. Okay, banning certain fuels and car types arbitrarily is not proper. Diesel engines produce more PM 2.5 or less CO2 than petrol or CNG engines. On the other hand, both diesel and CNG engines produce more nitrogen oxide than petrol engines. No one has measured the amount of NOx that CNG engines are emitting. Arbitrary bans on vehicles that have passed mandated fitness tests and periodic pollution tests are unfair. Okay, what is needed? यहाँ पे क्या चीज चाहिए? Is the scientific and reliable information about the source of pollutants on a continuing basis and technologies that will work to reduce pollution from them. तो पोल्यूशन के बारे में बात है। इन सब ये जो छोटे मोटे स्टेप्स ले जा रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, ये बोल रहे हैं मतलब, ठीक है। और जो स्टेप्स लिए उनका जो बाद में नेगेटिव इफेक्ट है वो चीज बात की जाइए। तो यहाँ पे बाद में बात ये करिए कि चाहिए क्या पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो लास्ट में हमारे को यहाँ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे वही बोला है, इम्प्लीकेशन क्या है? आर्बिट्रेरी कर्ब्स ऑन व्हीकल्स टू रिड्यूस पोल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। देखो अब यहाँ पे सिर्फ वो जो एक स्टेप लिया था ऊपर, ठीक है, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए बताई जा रही थी वो चीजें, ठीक है, ओवरऑल बात वो चीज नहीं थी, तो यहाँ पे ये गलत स्टेटमेंट बनी। आगे बोल रहे हैं, नी-जर्क रिएक्शंस कांट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पोल्यूशन बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हम जल्दी जल्दी में कोई भी रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे कि ऊपर भी बात की गई थी, जैसे ओड इवन नंबर स्कीम थी, ठीक है, स्कूल्स फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, ठीक है, बैन कर दिया किसी चीज को, तो ये वाले जो सॉल्यूशन लिए गए इनसे, ये ऊपर ही बोल दिया था कि ये जो वे फॉरवर्ड लिया जा रहा है इनसे कुछ होगा नहीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और यही चीज यहाँ पे बोल रही है, ठीक है, पोल्यूशन से यहाँ तक। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जो था उसके लिए क्या चाहिए वो लास्ट में हमारे को गिवन है। आगे देखते हैं, हैवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स्ड ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक पोल्यूशन। अब ये भी एक सिंपल सी बोल दिया कि उनके ऊपर पेनल्टी लगा दो, ठीक है, तो ये वाला भी जो ओवरऑल मैसेज देना चाहिए वो नहीं गिवन है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ लॉ, देखो लॉज वगैरह की यहाँ पे पैसेज में कुछ भी नहीं था। लॉज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड्स टू मेक आर्बिट्रेरी डिसीजन, उससे रिलेटेड ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जी। तो ये वाला भी जो उसका क्रक्स है पैसेज का, वो इस चीज को डिफाइन नहीं कर रही है पॉइंट्स, ठीक है, ये उससे कुछ छोटपुट जो पॉइंट्स उसको सपोर्ट करने के लिए था ना वो चीज गिवन है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हम जल्दी जल्दी में तुरंत में जो एक्शंस लिए उसको रिएक्शन किया, ठीक है, उस मतलब कि जो जल्दी में करते हैं ना, कोई सिचुएशन आई हमारे सामने, ठीक है, उसमें हमने तभी की तभी डिसीजन ले लिया, वो हमारा रिएक्शन होता है। बट कुछ देर रुक के उसके ऊपर सोच विचार करके जो हम डिसीजन लेते हैं वो एक राइट डिसीजन कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, जो डायरेक्ट रिएक्शन देते हैं ना वो सॉल्व नहीं कर सकता प्रॉब्लम को पोल्यूशन की, बट जो एविडेंस बेस्ड जो यहाँ पे गिवन था, साइंटिफिक एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उस अप्रोच से जब आप सोल्व करोगे तो वो इफेक्टिव रहेगी, और यही हमारे को गिवन था इसमें, ठीक है, तो बी इज द राइट वन। Next one is, which one of the following statement best reflect the logical inference from the passage given above? यहाँ पे inference की बात की गई है। Good corporate governance structures encourage companies to provide accountability and control. Okay, जो good corporate governance है उससे related है। A fundamental reason why
Why corporate governance has moved on to the economic and political agenda worldwide has been the rapid growth in international capital markets. Effective corporate governance enhances access to external financing by firms, leading to greater investment, higher growth, employment. Okay, ठीक है. Investors look to place their funds where the standards of disclosure of timely and accurate financial reporting and of equal treatment to all shareholders are met. इन्वेस्टर्स वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे ये सारे स्टैंडर्ड्स मीट किए जा रहे हैं. ठीक है, वो चीज़ बताएं. मतलब कि गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉरपोरेट में सेक्टर में. ओके, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू गुड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग. देखो यहाँ पे बोला कि जो गुड गवर्नेंस मतलब कि इस चीज़ को अपनी उसमें कॉरपोरेशन में लाके वर्क करते हैं, वो इफेक्टिव रहता है फाइनेंसिंग के लिए. ठीक है, उनको फाइनेंस मिलता है एक्सटर्नल. तो वो एक पॉइंट था उससे रिलेट, उसको सपोर्ट करने के लिए कि जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है उससे ये फायदा होता है. ठीक है, बट इट इज़ नॉट द ओवरऑल थिंग दैट इज सेइंग. ओके, नेक्स्ट इज गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव्स द क्रेडिबिलिटी. तो इससे होता क्या, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है. अब यहाँ पे देखो इसमें उसको फाइनेंस मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है. ठीक है, ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट होती है. ये सब उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं. ओके, फर्स्ट वन इज जो गुड गवर्नेंस से होता है वो उसकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है फर्म की. ठीक है, और यहीं पे ये चीज़ें बोल रही हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं. स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, मतलब कि गुड गवर्नेंस यहाँ पे तो बोल रहा है कि गुड गवर्नेंस मतलब कि कैसे होती है, क्योंकि इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं सबको. ठीक है, एक्यूरेट रिपोर्टिंग मतलब कि रिपोर्ट्स में कोई झोल झाल नहीं करते. ठीक है, टाइमली उसको मतलब कि रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं. ये सब चीज़ें उसमें गुड गवर्नेंस में आती हैं. गुड गवर्नेंस से होता क्या, उनको फाइनेंसिंग मिलती है. ठीक है, ये चीज़ें हैं. तो गुड गवर्नेंस से मतलब कि ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो फर्म है या कोई भी कंपनी है, कॉरपोरेशन है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है. नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एंश्योर दैट फर्म मेंटेन. अब ये बात होगी कि उसको कोई रेगुलेट कर रहा है, बट ये चीज़ तो कहीं पे भी नहीं थी इसमें. ओके, तो ये वाली भी आप ये चीज़ देख लिया करो कि जो एक मतलब कि मोरल मैसेज कहीं ना कहीं मिलता है ना, और कोई आपको फैक्ट्स गिवन है या फिर कोई स्टेटमेंट्स ऐसी जस्ट टू सपोर्ट दैट मतलब कि ओवरऑल थिंग, वो चीज़ें, तो उनमें से आप किसे चूज करोगे? जो एक मोरल मतलब कि एथिकल, बेसिक, सिंपल, ठीक है, पॉजिटिव मैसेज जो दे रही होगी ना स्टेटमेंट, वो आंसर मिलता है. तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेज द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन. गुड गवर्नेंस से ये होता है, ठीक है, कि सप्लाई चेन्स जो अच्छे से होती हैं इम्प्रूव. तो ये वाले भी स्टेटमेंट करते हो. यहाँ पे बोले कि इंटरनेशनल मार्केट उसको इंश्योर करती है, ये चीज़ें रेगुलेट करती है एक तरह से. ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कंट्रीज हैं उनका ये एक एजेंडा है फाइनेंसिंग के लिए. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई. और यहाँ पे बोला कि ये देखो इस वाले स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो फैक्ट है, ठीक है, या फिर उसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, वो ओवरऑल जो बात थी पैसेज में वो निकल के आ रही है इसमें. ठीक है, क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होती है फॉर्म की इससे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. नेक्स्ट वन इज 23rd. सी, which one of the following statement best reflect the most logical rational inference that can be drawn here? C, elephants are landscape architects, creating clearings in the forest, preventing overgrowth of plant species, allowing space for regeneration. ये समझ लो कि elephant से क्या होता है. Which in turn provides sustenance to other herbivorous animals. Elephants eat plants, fruits, seeds. उससे क्या होता है, सीड्स को प्रोपोगेट करते हैं. ठीक है, दूसरे यहाँ से वहाँ जब वो ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं. एलिफेंट डंग प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट. जो डंग करते हैं उससे प्लांट्स और एनिमल्स को न्यूरिश करते हैं. एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है. इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट दे एक्सेस वाटर बाय डिगिंग होल्स विच बेनिफिट अदर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. तो जब ड्रॉट होता है तो वो डिग करते हैं होल जिससे पानी निकल के आता है. तो दैट मीन्स एलिफेंट की वजह से जो मतलब कि एनवायरमेंट में और अदर स्पीशीज को हेल्प मिलती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे गिवन है. नाउ होम रेंज ऑफ द एलिफेंट नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया. अब इसमें बोल दिया कि यहाँ पे एलिफेंट की वजह से जो फायदे होते हैं वो चीज़ गिवन थी, बट इसमें होम रेंज की और उसको बड़ा एरिया चाहिए, इस चीज़ की कोई बात नहीं थी. तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट. एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीशीज एंड बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी. कीस्टोन स्पीशीज वी नो कि भाई जिसकी वजह से मतलब कि एनवायरमेंट एक तरह से उस मतलब इफेक्ट करता है हर किसी को. ठीक है, हमने पढ़ा एनवायरमेंट में. तो यहीं पे यही चीज़ था कि क्लाइमेट्स को इंसेक्ट मतलब कि क्लाइमेट वो इंसेक्ट को, ठीक है, अदर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जो हैं, ठीक है, और जो भी आसपास का एनवायरमेंट है सब चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है इन अ पॉजिटिव मैनर.
तो ये सब चीजें एक तरह से डिपेंड तो आई विल से कि भाई इफेक्ट होती हैं एलिफेंट से, तो वही चीज यहाँ पे गिवन है और उसको बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट करता है, यही चीज गिवन है। आगे देखते हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड, नेगेटिव स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। Elephants are capable of regenerating forest with species as per their requirement। ये एक अलग ही बात आ गई, ये तो वैसे पैसेज में भी गिवन नहीं था, मतलब कि एक तरह से बोल दिया कि एलिफेंट के यहाँ पे बेनिफिट्स गिवन थे, उससे एक बड़ी बेनिफिट निकाल के दे दिया कि वो रीजनरेट कर सकते हैं फॉरेस्ट को। नॉट पॉसिबल, मतलब कि आई मीन नॉट करेक्ट, तो ये वाली भी गलत होगी, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन, assumption पूछिए इसमें। इन इंडिया, और वन मोर थिंग इज दैट कि जब आप प्रैक्टिस करो ना तो प्रॉपर इसको 40 मिनट्स में पूरे पैसेज को कंप्लीट करो, हर पैसेज मतलब कि ओवरऑल जितने भी पैसेज हैं सारों को कंप्लीट करो, ठीक है। हर पेपर में आप यही टाइमर लगा के करो, 40 मिनट्स का टाइम लगाओ। मैंने भी ऐसे ही किया, वो 40 मिनट्स वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ था। जब मैंने पेपर दिया तो एग्जैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा 45 मिनट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस घर पे जब करो तो उसको 40 मिनट्स लगा कर ही करो, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका फिर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिनट का ही ऊपर नीचे गैप होता है, अदरवाइज आप 40 मिनट्स के अंदर सभी को कंप्लीट कर लेते हो। आपको जो अपना क्वांट का पोर्शन उसको करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता है फिर, ठीक है। जो हड़बड़ी में करते हैं ना फिर, और जो सही क्वेश्चन हो सकते थे उनको गलत करके आते हैं वरना फिर, ठीक है। और यही ज़्यादा आप इसको ये सोचो कि भाई 1 घंटा हम इंग्लिश को देंगे और 1 घंटा दूसरे पोर्शन को, तो वो सही स्ट्रेटेजी नहीं है। 40 मिनट्स में ये बहुत इजीली और अच्छे से हो सकते हैं, तो वही आप प्रैक्टिस में भी उसी चीज़ को लेके आओ, ठीक है। एक बार आप पैसेज रीड करते हैं। इन इंडिया द सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट एट सोर्स इज रेयर, ठीक है। रिसाइकलिंग इज मोस्टली विद द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक। मोर देन 3/4 ऑफ द म्यूनिसिपल बजट गोज इन टू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन विच लीव्स वेरी लिटल फॉर प्रोसेसिंग, रिकवरी, डिस्पोजल। वेयर डज वेस्ट टू एनर्जी फिट इन टू ऑल दिस? Ideally, it fits in the chain after segregation between wet waste and the rest, collection, recycling, and before getting to the landfill. Which technology is most appropriate in converting waste to energy depends on what is the waste, biodegradable or non-biodegradable, and its calorific value. The biodegradable component of India's municipal solid waste is little over 50%, and biomethanation offers a major solution for processing this. वेस्ट के ऊपर I mean, ठीक है। अब यहाँ से आपको assumption चेक करनी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट शुड बी विद गवर्नमेंट एजेंसीज। अब कहीं पे भी ये चीज़ नहीं थी कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो मतलब कि अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। ये यहाँ पे देखो क्या चीज़ इसमें ओवरऑल बात की गई थी, जो म्यूनिसिपल वेस्ट का सिग्रीगेशन वो बहुत रेयर होता है एट द सोर्स, ठीक है। उसके बाद जो 3/4 होता है वो इनमें कलेक्शन में और ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, बहुत कम बचता है रिकवरी और डिस्पोजल के लिए, ठीक है। और बाद में जो वेस्ट से एनर्जी बनाने का जो चीज़ थी वो इसमें कहाँ पे आ पाती है, ये चीज़ की बात करी थी। फिर जो टेक्नोलॉजी की बात की गई वेस्ट से एनर्जी, ठीक है, वो डिपेंड करती है कि कौन सा वेस्ट है, ठीक। फिर एक हमारे को टेक्नोलॉजी का नाम गिवन है, उसमें कहीं पे भी जो ये चीज़ हम यहाँ से अज्यूम नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। पैसेज से आप ये मैसेज ड्राइव नहीं कर सकते, सो दिस वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Resource recovery and recycling require technological inputs that can be best handled by private। अब ऊपर वाले में बोल रहे कि गवर्नमेंट एजेंसीज के पास होनी चाहिए, और नीचे वाले में बोल दिया कि ये रिकवरी है, रिसाइकलिंग है, इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है और वो बेस्ट हैंडल कर सकता है प्राइवेट सेक्टर। इट मीन्स यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो एफिशिएंसी उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट को ही हटा दिया गया, ठीक है। दोनों की मतलब कि जो ओवरऑल बात थी, ये चीज़ हम इस पूरे पैसेज से ये कोई भी अज्यूम इस चीज़ को नहीं करेंगे हम, ठीक है, कि भाई ये चीज़ हम उसको अलॉट कर देते गवर्नमेंट और ये वर्क उसका, ठीक है। ऐसे कोई भी असम्पशन यहाँ से हम नहीं कर सकते। ओवरऑल वैसे भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं थी, ठीक है। वेस्ट से रिलेटेड बात थी, कोई पॉजिटिव मैसेज यहाँ से मिलता है, ठीक है, कि वेस्ट से रिलेटेड, तो हम उसमें रिजेक्ट करते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ एज्यूम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी कि भाई इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से, आई विल नॉट से रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट जो वर्क है वो गवर्नमेंट एजेंसीज को मिलना चाहिए, और यहाँ पे बोल रहा है कि उसको प्राइवेट सेक्टर हैंडल कर सकते हैं। ये जो मैसेज में गिवन मैसेज था, वो पैसेज में गिवन मैसेज था, वो ये नहीं था, सो डी इज द राइट वन हियर।
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम पैसेज दैट इज सेइंग क्रक्स, मतलब बताना कि बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स, जनरेशन ऑफ एनर्जी। अब इस वाले क्वेश्चन से हमारे को काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज इनएक्सपेंसिव। अब क्या इस चीज़ के बारे में बात था कि ये एक्सपेंसिव है, इनएक्सपेंसिव है? क्या ये सब बातें मैं बताना चाह रहा था पैसेज? नहीं ना, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। बायोमेथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जो पैसेज में था, क्या ये चीज़ें थी कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज गिवन है और उसमें से कौन सी बेस्ट है, ये चीज़ बताई जा रही थी? नहीं, ये भी नहीं था, तो ये भी गलत हो गई। नेक्स्ट, segregation of municipal solid waste is the best step in ensuring the success of waste to energy plants। देखो अभी इसमें सिग्रीगेशन के बारे में बात थी, बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सब, और स्टार्टिंग ही सिग्रीगेशन से की गई थी। ठीक है, कि वो फर्स्ट स्टेप है इंश्योर करने में कि वेस्ट से एनर्जी प्लांट्स की सक्सेस के लिए। ठीक है, तो दिस इज द पॉजिटिव वन स्टेटमेंट एंड अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड वन। Okay, next one is saying the biodegradable component of India's municipal solid waste is not adequate to provide energy। इसमें तो मतलब कि एक तरह से एफिशिएंसी पे ही क्वेश्चन उठा दिया। ठीक है, तो ये वाली बोल रहा है कि एडिक्वेट ही नहीं है उस चीज़ के लिए, एनर्जी बनाने के लिए इफेक्टिव, तो ये वाली भी इनकरेक्ट होगी, तो सी इज द राइट वन। ठीक है, जो पैसेज में ओवरऑल निकल के आ रही थी वो इस चीज़ के बारे में बात थी, तो यहाँ से क्रक्स के बारे में सही पता लगा। ठीक है, यहाँ से अजम्पशंस वाली भी देखो यहाँ पे पता लगी कि ये चीज़ें गलत थी यहाँ पे, बिकॉज ऐसे कोई मतलब कि जो मैसेज निकल के आ रहा था वो ये चीज़ नहीं थी, और ना ही हम ऐसा कुछ एज्यूम कर सकते उससे। सो यहाँ पे डी आंसर है। नेक्स्ट वन इज सेइंग, इसमें बताना कि एजम्पशन, देखो यहाँ पे भी एजम्पशन की बात है। ओके, सी देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर। ये क्लेम किया जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सेफर है। द रियलिटी इज दैट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल रेगुलेटेड इन इंडिया, फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स अलाइक आर नॉट ओनली कन्फ्यूज्ड भी हैं बट about what products are best for them, but sometimes use products in a ways that could harm them। वो क्योंकि इन्फॉर्म्ड नहीं है उसके बारे में अच्छे से, तो वो कंफ्यूज भी हैं, प्लस में इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, फार्मर्स ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्योर विच में कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड हैवी मेटल्स। ये फार्मर्स के बारे में बताया। सर्टेन प्लांट स्प्रेज such as datura flower and leaf spray have an element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act as on the nervous system of the consumer. Unfortunately, how much and when to use it are not well researched or regulated issues। Okay, organic farming के बारे में बात की गई यहाँ पे। Now let us see what are the assumptions given। Organic farming is inherently unsafe for both। देखो यहाँ से एजम्पशन में भी आप ये चीज़ देखो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मैसेज यहाँ पे ये तो नहीं बताया जा रहा कि ये एज्यूम थोड़ी करेंगे कि वो अनसेफ है। इट इज़ सेइंग कि क्योंकि वो नहीं है एक तरह से, ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। द रूल ऑफ नेगेटिव स्टेटमेंट दैट वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्वेश्चंस ऑल्सो इज ऑल्सो अप्लाइड इन दिस एजम्पशंस वाले क्वेश्चंस में भी। ठीक, कि इनहेरेंटली अनसेफ है फार्मर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स। अरे भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पॉजिटिव कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट बनाओगे तो वो इनकरेक्ट ही बनेगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात की गई थी पैसेज में कि भाई जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी वजह से कंफ्यूज भी हैं, और उससे जो उनका यूज़ करते हैं वो एक इस मैनर में भी कर लेते हैं कि वो हार्मफुल होता है उनके लिए। तो इससे हम एज्यूम क्या करेंगे, तो उनको एजुकेट करने की नीड है, यही तो एज्यूम करेंगे उससे रिलेटेड। तो दिस वन स्टेटमेंट इज राइट हेयर, सो बी इज द राइट वन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं देखो मैंने क्या गलती करी, अभी मैं कर रही थी ये वाला, तो मतलब कि मैंने सही इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर लिया था, बट जब मार्क किया मैंने तो मैंने डी मार्क कर दिया। अब ऐसी गलतियां मत करना। जो दो क्वेश्चंस मैंने गलत किया अब इसमें प्रैक्टिस में, उनमें से एक ये था। ठीक है, और एक जो हमने पहले क्वेश्चन बात करी थी, क्वेश्चन करते हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह की गलतियां मत करना। नेक्स्ट वन ओके, which one of the following statement best reflect most logical, rational, practical message conveyed by the author। इसी पैसेज के बारे में। ओके, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल। अब क्या हमारे कोई इसमें ये कोई डिफ्रेंशिएट किया गया था कन्वेंशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग? कन्वेंशनल फार्मिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं थी, तो ये उसका क्रक्स नहीं है। देयर इज नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट, क्लाइमेट
केमिकल फर्टिलाइजर्स का कोई सेफ अल्टरनेटिव है ही नहीं, गलत। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। अब ये वाली हमारी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट ड्राइव हो रही है यहाँ से। द एम ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी to generate huge profits as there is still no global market for its products. ओके तो यहाँ पे बोला कि ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स वगैरह के बारे में कुछ भी बात ही नहीं थी पैसेज में, ठीक है। तो ये वाली भी इनकरेक्ट हो गई, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट, प्रॉफिट्स, ये सब के बारे में कुछ नहीं था। ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ के भी आपको पता लग जाएगा कि इसके बारे में कुछ भी बात ऐसी नहीं की गई थी, तो ये गलत है। यहाँ पे बोल रहा है कि नीड टू बी गाइडेड, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि मोस्ट लॉजिकल, रेशनल और प्रैक्टिकल मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे हैं यहाँ से ऑथर, वो क्या है कि मैसेज क्या देना चाह रहे हैं कि जो फार्मर्स हैं उनको इस बारे में गाइड किया जाए, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से पॉजिटिव भी और करेक्ट भी है। ओके सो गाइज यहाँ तक हमने 34 तक कवर कर लिए। अब आगे के जो पैसेज है वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे हम, ठीक है। 2 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके आई होप आपको भी इन चीज़ों में थोड़ी क्लैरिटी आई होगी कि आपको क्या, मोस्टली आपको जो मेन चीज़ है ना वो जो ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो शॉर्टली मतलब कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स का एलिमिनेट करना, ये चीज़ें तो मोस्टली हो ही जाती हैं। ओवरऑल जो पैसेज सॉल्व होता है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो पैसेज में मेन थीम जो है पैसेज की, उसको आप आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं। बिकॉज बहुत सारे स्टेटमेंट्स उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं, उससे रिलेटेड डाटा, फैक्ट्स या कोई स्टेटमेंट्स उसमें डाली जाती हैं, बट वो उस चीज का क्रक्स नहीं होता। मेन आपको किस चीज के अराउंड पैसेज घूम रहा है, इस चीज को ध्यान में रख के पैसेज को करना है, ठीक है। टाइम बाउंड में प्रैक्टिस करनी है, 40 मिनट्स लगा के करो, ठीक है। एंड यस आगे चीज़ें हम इसमें प्रैक्टिस में सीख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको जो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराई है इन क्वेश्चंस की, इनको आप खुद भी करोगे ना तो वो ज़्यादा मतलब कि फ़ायदेमंद वही चीज़ रहेगी, ठीक है। यहाँ से आप उन चीज़ को सीख सकते हो कि आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया और कैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक है। उन चीज़ों को जब आप मिला के अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वही आपको फ्रूटफुल रहेगी अपने एग्जाम में भी, एग्जाम वाले दिन, ठीक है। एंड बिलीव मी अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, टेस्ट सीरीज वगैरह की कोई वो किसी को जो ये लोड रहता है ना कि टेस्ट सीरीज नहीं की, टेस्ट नहीं लगाए, कोई भी, मैंने खुद नहीं लगाए और मेरा हो गया था, ठीक है। और इसमें तो सी सेट में तो मतलब कि पहले तो बिल्कुल डर भी नहीं लगता था, ठीक है। पर पता है प्रॉब्लम क्या है, जो मैंने गलतियां करी थी ना पहले, चलो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं पहले सिर्फ मैथ्स वाले से सॉल्व करती थी और मेरा हो भी जाता था, ठीक है। फिर बाद में जो लास्ट वाले जो जिनमें मैथ्स वगैरह थोड़ा टफर आ रहा था, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस का गैप बनता था, तो मैंने वो सोचा कि इतने तो मैं पैसेज से कवर कर ही लूंगी, ठीक है। तो मैंने उसकी ब्लड प्रैक्टिस, जो ये डिपेंड रह जाते हैं ना कि सिर्फ या तो पैसेज कर रहे हैं या फिर सिर्फ मैथ कर रहे हैं, ये चीज़ एक बड़ी गलती रहती है इसमें, ठीक है। मैंने इसलिए कर रही थी मैं, क्योंकि मैथ्स से जो मैंने प्रैक्टिस जब करे ना पेपर, तो सारों में मतलब कि हो जाते थे उतने क्वेश्चंस। तो एक तो हम ये जो करते हैं ना कि सिर्फ 27 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आप कर रहे हो, इतने मत करो भाई, कि मतलब कि टाइम 2 घंटे में इतने क्वेश्चन आप ढूंढ के कर लोगे, ठीक है। भाई कोई क्वेश्चन को हटा दे, क्या पता कोई क्वेश्चन में भी ऐसा निकल आए जिसमें आंसर जो आपने निकाला वो नहीं लगा रहे, तो वो पूरी की पूरी मतलब कि सारी मेहनत चली जाती है। तो इतना रिस्क मत लो भाई, ये मिस्टेक्स हैं जिनको आप थोड़ा सा करेक्ट करके चलो, सारे पैसेज को सॉल्व करो। एक आधा क्वेश्चन होता है जो छोड़ना पड़ जाए, किसी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है, बट प्रैक्टिस इतने की रखो, 40 मिनट्स में करो। बाकी जो टाइम बचेगा उसमें आप बहुत इजीली उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर पाओगे, जो बहुत इजीली आपको मार्क्स स्कोर करके देंगे, ठीक है। और इसी चीज़ की हमें प्रैक्टिस यहाँ पे करानी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे हम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।